हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आरओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज से जो प्रैक्टिस हम लोग सॉल्व करेंगे टीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व किया जाएगा। और ये आपका टेस्ट सीरीज 3.0 के अंतर्गत जो अभी चल रहा है वही इसमें सॉल्व किया जाएगा। और यह टेस्ट है ऑलरेडी ही पहले ही पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है और अब इसे यहाँ यूट्यूब पर भी कराया जाएगा, जिससे कि आप लोगों की तैयारी और अच्छे से हो सके और यह नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, टेस्ट नंबर 2 है, इसका पहला पार्ट जो है टेस्ट नंबर फर्स्ट, इसे कल या परसों में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ज्योग्राफी और पर्यावरण सेक्शन जो है इसको कवर करेंगे। और यह वीडियो आप लोगों के लिए और इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग उठा करके देखें, जो पेपर टल गया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी उसके पहले क्वेश्चंस कैसे आते थे वो भी शायद ऐसे ही है। ठीक है, और उसमें भी ठीक ठाक है। इसमें अगर ज्योग्राफी वाले सेक्शन से आप देखेंगे तो जो पेपर टल गया उसमें 20 से 25 क्वेश्चन सीधे ज्योग्राफी से आए हैं, तो यह एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, इसलिए ये सेक्शन को भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है हम लोग इसी ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कवर करेंगे और यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोशिश यह किया करिए कि जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं मेरे आंसर बताने से पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करें और लास्ट में एक एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस जरूर किया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं और अभी आप लोगों की स्थिति क्या है। ठीक है, और जो भी गलत हो रहे हैं वो क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, जिस पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखिए, इसमें से कुछ लोगों के द्वारा जो कहा गया था कि कुछ स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज ही कराया जाए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज जो मतलब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं या जो चल रहा है बस वही कराया जाए। देखिए, इसमें ये है कि कोई क्वेश्चंस पूछने का क्राइटेरिया नहीं है कि किस टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिस सेट्स कराए जा रहे हैं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके ही कराया जा रहा है और यह जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मायने ये नहीं रखता है कि आप लोग किस कोचिंग का टेस्ट कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप लोग कितने अच्छे से कर रहे हैं और वह प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप लोग कितने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं, कितने डाउट आप लोगों की क्लियर हो रहे हैं। इसलिए जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए जा रहे हैं वो टेस्ट सीरीज आप लोग करते रहें। जो भी इसमें फैक्ट मिल रहे हैं, जो कुछ नया मिल रहा है उसको नोट डाउन करें, जिससे कि लास्ट समय में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया जाएगा कि जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो ऑथेंटिक सोर्सेज से कराया जाए और किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर गलत ना हो। ठीक है, और देखिए, इसके पहले जो एक प्रैक्टिस सेट जो आपका DIS का जो इसमें चल रहा है टेस्ट नंबर 4 उसे जो कराया गया था, उसमें ये जो मतदान की आयु है उसको लेकर के जो संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसको लेकर के उसमें बताया गया था कि यह जो संशोधन है यह प्रस्ताव 1988 में आया था और उसका आंसर भी 1988 बताया गया था। कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि इसका आंसर जो है 89 है, 4-5 कमेंट भी आए थे, उसको जो है क्लियरिफाई करना पड़ा था। देखिए, क्वेश्चन जो है उसको आप लोग बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से पढ़ा करें। उसमें ये नहीं था कि कब इसको लागू कर दिया गया था, उसमें क्वेश्चन से ये पूछा था कि यह जो प्रस्ताव है कब भेजा गया था, प्रस्ताव कब आया था कि जो मतदान की आयु है उसे 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाए। ठीक है, देखिए, वो जो आया था 1988 में आया था। ठीक है, लागू किया गया था 1989 में और उसमें जो पूछा गया था वह यही पूछा गया था कि यह प्रस्ताव कब आया था। ठीक है, आप लोग अगर वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बाकी उसे कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया गया था जिससे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो वही है कि जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करें अच्छे से सॉल्व करें। बाकी कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत को एक उपमहाद्वीप माना गया है या माना जाता है। भारत की में भौगोलिक विविधता के साथ साथ जलवायु, संस्कृति और आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं और एक ही सही व्याख्या करता है। भारत को एक उपमहाद्वीप माना जाता है, बात बिल्कुल ठीक है। भारत में जो जलवायु है, विभिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिलेंगी आपको। एक ही समय में अगर आप लोग चाहे गर्मी में ठंड का अनुभव कर सकते हैं, बारिश का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक ही समय में विविध प्रकार की जलवायु आप देख सकते हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे अगर उत्तर भारत में आप चले जाएँ तो वहाँ आपको कुछ और संस्कृति, कुछ और विशेषताएं देखने को मिलेंगी। उत्तर पूर्व भारत में चले जाएँ, दक्षिण भारत में चले जाएँ, तो यह जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु विविधताओं के साथ साथ
सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विविधता भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? भारत का उत्तरीतम बिंदु जो है वह 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी मुख्य भूमि है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी समग्र क्षेत्र और भारत की पूर्वी सीमा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। इसे कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1 2 3 4 1 2 3 4। भारत का उत्तरी बिंदु जिसे इंदिरा कॉल कहा जाता है यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी स्थित है उत्तरी अक्षांश पर। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का वो आपका कन्याकुमारी है और यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करें तो समग्र क्षेत्र के अंतर्गत यह इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह में स्थित है और इसकी अगर हम बात करें तो यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत की पूर्वी सीमा जो अरुणाचल प्रदेश में है यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प सही हैं। भारत ग्रीनविच रेखा से पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारतीय मानक समय IST को 82 हाफ पूर्वी देशांतर के आधार पर तय किया जाता है। भारत का पश्चिमतम बिंदु जो है यह गुजरात में है और इसका जो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी है। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका और मालदीव भी शामिल हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। भारत ग्रीनविच रेखा से पूर्व में स्थित है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ग्रीनविच रेखा जो ब्रिटेन से होकर के गुजरती है और भारत की अगर हम बात करें भारत की स्थिति क्या है, भारत जो है ग्रीनविच जो आपके यह ब्रिटेन और फ्रांस वाले क्षेत्र से होकर के जाती है और भारत जो है इसके इस साइड में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक है, और भारतीय मानक समय जो है 82 हाफ से गुजरता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भारत का जो मानक समय है 82 हाफ से गुजरता है, ये बात भी ठीक है। भारत का जो पश्चिमतम बिंदु जो गुजरात के गुहर मोता में स्थित है यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, देखिए यह पूर्वी देशांतर भारत के संदर्भ में नहीं है, ये जो ग्रीनविच रेखा है इसके संदर्भ में है, तो यह इसके पूर्व में है तो इसको हम लोग पूर्वी देशांतर ही कहेंगे। ठीक है, यह यहाँ पे स्थित है और भारत का जो उपमहाद्वीप में श्रीलंका और मालदीव भी इसके अंतर्गत शामिल है, ये बात भी आपका सही हो जाएगा। श्रीलंका और मालदीव भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प इसके सही हो जाएंगे। यदि पृथ्वी की धुरी झुकी न होती तो भारत के भूगोल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि जो है समान होती। भारत में मानसूनी प्रणाली प्रभावित होती। भारत में केवल उष्ण कटिबंधीय जलवायु रहती। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प सही हैं, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। भारत की धुरी का जो झुकाव है वह 23 यह जो है आपका 23 डिग्री 5 मिनट है। 23 डिग्री 5 मिनट है और भारत सहित दुनिया भर में मौसम विविधता, जलवायु पैटर्न, दिन के समय रात की अवधि जो होती है इसके पीछे जो महत्वपूर्ण निर्धारण है पृथ्वी का झुकाव ही है। ठीक है, और दिन और रात के साथ साथ जो इसमें विभिन्न बदलाव देखने को मिलते हैं, विभिन्न विविधताएं देखने को मिलती हैं, उतार चढ़ाव, इसके पीछे भी रीजन वही है। सूर्य हमेशा भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। ठीक है, भारत सहित पृथ्वी पर हर जगह पूरे वर्ष 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है अगर वह झुकाव पृथ्वी का झुकाव नहीं होता तो। ठीक, उसके साथ साथ मानसून प्रणाली पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे भारत में अभी इस समय में मानसूनी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत में मानसूनी प्रभाव ना हो करके यहाँ पर आपको कोई और भी प्रभाव देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मानसूनी प्रणाली या पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण मौसम विविधताओं द्वारा संचालित होती है और इस झुकाव के बिना कोई मौसमी बदलाव नहीं देखने को मिलता। और मुख्य भूमि और जो महासागर हैं इनका विभेदन, तापन, ये सभी जो है मानसूनी प्रभाव को जो प्रभावित करते हैं, हवाओं के लिए जो महत्वपूर्ण कारक हैं, यह कारक उस समय उत्पन्न नहीं होता अगर पृथ्वी का झुकाव न होता तो। उसके साथ साथ भारत के जलवायु क्षेत्र जो उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण और अल्पाइन जलवायु जो भारत में पाई जाती है, ठीक है, यह मौसमी परिवर्तन के कारण जो मौजूद होते हैं ये सब भी उस समय नहीं होता। ठीक, अक्षांशीय झुकाव के बिना कोई मौसम विभिन्नता मौजूद नहीं रहता। भारत स्थानीय कारकों के कारण जो मामूली बदलाव के साथ एक सतत उष्ण कटिबंधीय जलवायु का अनुभव करता है, ये बात भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप का गोंडवानालैंड से अलग होना, हिमालय पर्वत का निर्माण, भारत और यूरेशियन प्लेट का टकराव, भारत का यूरेशियन प्लेट से पूरी तरह से जुड़ जाना। इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है, इन्हें क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप का गोंडवानालैंड से अलग होना, गोंडवानालैंड, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप स्टार्टिंग में जो आपका ये पूरा जो पृथ्वी है एक ही महाखंड था। ठीक है, एक ही महाखंड था जिसको पैंजिया कहा जाता था।
ठीक है, जिसको पैंजिया कहा था। इसमें विभाजन हुआ और ये 2 भागों में बट गया, उत्तर की तरफ अंगारा लैंड और दक्षिण की तरफ गोंडवाना लैंड। और यह जब विभाजन हुआ इसका, ये 2 भागों में बट गया। इसके बीच में जो जल भर गया इसको जो है कहा गया था तेथिस सागर, इसको कहा गया तेथिस सागर। और वर्तमान समय में जो भूमध्य सागर है वो तेथिस सागर का ही एक मलबा है। और भारत का जो निर्माण हुआ है वह गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है भारत, ठीक है। बाकी उत्तर में जो अंगारा लैंड है इससे यूरोप और उत्तरी अमेरिका, कनाडा वाले क्षेत्र का इससे निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हिमालय पर्वत के निर्माण की अगर हम बात करें, हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, इसमें हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ था, यह जो है यूरेशिया हिमालय पर्वत का जो निर्माण है, टकराव से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। जब भारत और यूरेशिया प्लेट के बीच टकराव हुआ, भारत में गोंडवाना लैंड यह ऊपर की तरफ विस्तारित हुआ और यह जो आपका यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो टकराव हुआ तो भ्रंशन के कारण जो है एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ और इसी के परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जो गोंडवाना लैंड अर्थात कह सकते हैं कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टकराव के परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले यूरेशियन प्लेट में टकराव होगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और इसके बाद हिमालय पर्वत का निर्माण होगा तो यह तीसरे नंबर पे आ जाएगा। भारत का यूरेशियन प्लेट से पूरी तरह जुड़ जाना, टकराव के बाद एक समय के बाद यह पूरी तरह से जो भारतीय प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट में मर्ज हो गया था, तो ये आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन ए इसका सही, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। देखिए आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ लें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय पर्वत विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रेणियों में से एक है। यह तेथिस सागर के अवसादी निक्षेप के संकुचित होकर के ऊर्ध्वगामी होने से बना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प सही है। हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो यह एक वलित पर्वत है जिसका निर्माण लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले सीनोजोइक काल में हुआ था। याद रखिएगा, हिमालय पर्वत का जो निर्माण है यह सीनोजोइक काल में हुआ था। सीनोजोइक काल में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था और वे भी टेक्टोनिक रूप से सक्रिय हैं और चल रही हैं, और यह वर्तमान समय में भी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टकराव हो रहा है, जिससे कभी कभी हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप का अनुभव किया जाता है, ठीक है। तो यह जो है सीनोजोइक काल में हुआ था 50 मिलियन वर्ष पहले, याद रखिएगा, ठीक है। और अरावली और जो आपका अप्पालाचीन जैसी जो पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनकी तुलना में हिमालय जो है यह वर्तमान युवा अवस्था में बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी भी इसमें उत्थान जारी है। भूवैज्ञानिक रूप में अगर हम बात करें तो यह प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही संभव हो पाया, फिर से जो भी घटनाएं घटित होती हैं यह इसके कारण ही होती हैं। हिमालय का जो निर्माण है, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, तेथिस सागर के तलछट जमाव संकुचित होकर के ऊपर उठे और हिमालय पर्वत का इससे निर्माण हुआ। यह जो प्रक्रिया है ओरिजिन के रूप में जाना जाता है, इस प्रक्रिया को ओरिजिन के रूप में जाना जाता है, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। हिमालय के निर्माण को सही ढंग से समझें तो यह सभी विकल्प आपके, दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। दक्कन का पठार पश्चिम में अधिक ऊंचा और पूर्व में नीचा है। दक्कन का पठार पश्चिम में अधिक ऊंचा है और पूर्व में यह नीचा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कच्छ कारण एक लवणीय दलदलीय क्षेत्र है जो मानसून के दौरान जलमग्न हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। चौथा इसमें गलत हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसमें बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, ठीक है, बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। बाकी कच्छ कारण मानसून में जलवायु और गर्मी में शुष्क रहता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है पश्चिमी घाट के रूप में और पूर्व में नीचा है पूर्वी घाट के रूप में, ये बात भी आपका सही है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल ऐसे ही देख सकते हैं कि भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं यह ज़्यादातर अपना जल जो गिराती हैं, कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और यह जो है पश्चिम से प्रवाहित होते हुए पूर्व में अपना जल प्रवाहित करती हैं बंगाल की खाड़ी में। यह जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट, यह पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है। तो जो इसमें कहा जा रहा है, किसमें कहा जा रहा है कि जो है कच्छ घाट दलदली मानसून के दौरान, और दक्कन का पहले वाले ऑप्शन में ये बात भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी उद्गार से बना है, यह गलत है। यहाँ पे केवल एक ही जो आपका बैरन द्वीप है यहीं पर सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, ठीक है। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें बहुत सी कोरल द्वीप हैं जिनका निर्माण जो है कोरल द्वीपों के माध्यम से हुआ है। तो यह जो है गलत हो जाएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। यदि भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय न होता तो भारत की स्थलाकृति पर क्या प्रभाव पड़ता?
मानसूनी प्रणाली समाप्त हो जाती, उत्तरी भारत एक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जल प्रवाह बाधित हो जाता। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। हिमालय पर्वत भारत में एक अवरोध, जो उत्तर भारत जो यूरेशिया से चलने वाली ठंडी हवाएं हैं इसके लिए एक अवरोध का काम करता है, ठीक है। और यह जो है इन ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे कि भारत में ठंडी के समय में भी उत्तर भारत का जो मानसून है, उत्तर भारत का जो जलवायु है या कह सकते हैं कि जो तापमान है वह 14-15 से या 10-15 से नीचे नहीं जाता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हिमालय जो है जो उत्तर भारत से आने वाली यूरेशियन जो ठंडी हवाएं हैं इनके लिए एक अवरोध का काम करता है। और मानसून के समय में यही हिमालय पर्वत जो मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं यह टकरा करके पुनः भारतीय क्षेत्र में आ जाती हैं और इससे वर्षा करती हैं। अगर हिमालय ना होता तो यह हवाएं सीधे ऊपर निकल जाती और यह जो है शुष्क अवस्था में भारत का उत्तर भूमि देखने को मिलता है, उत्तर क्षेत्र, ठीक है। तो यह दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोंडवाना लैंड का विघटन, दक्कन ट्रैप का निर्माण, भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर बढ़ना, तेथिस सागर का संकुचन, सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत श्रृंखला का निर्माण। इन्हें क्रम से आपको लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड का जो विघटन है, गोंडवाना लैंड का जो विघटन है वह लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जुरासिक काल में, ठीक है, जुरासिक काल में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो गोंडवाना लैंड जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका आता है, इसका विघटन हुआ, ठीक। भारत और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिक से अलग होकर के एक स्वतंत्र प्लेट के रूप में उत्तर की ओर बढ़ने लगे थे, ठीक है। तो यह जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपका बात करें तो तेथिस सागर का संकुचन हुआ 150 से 100 मिलियन वर्ष पहले, इसका संकुचन हुआ तेथिस सागर का, और इसके परिणामस्वरूप तेथिस सागर का संकुचन हुआ और इसके परिणामस्वरूप जो हिमालय है इसका निर्माण भी देखने को मिला था, ठीक है, इसका निर्माण भी देखने को मिला था। भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर बढ़ना 100 से लेकर के 50 मिलियन वर्ष पूर्व, और इससे क्रिटेशियस यूसीन काल में यह घटना घटित हुई थी। भारतीय प्लेट 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और लगभग 50 मिलियन वर्ष पूर्व यह यूरेशियन प्लेट से टकराने लगा। सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत श्रृंखला का निर्माण उसके बाद हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1 3 4 2 5, 1 3 4 2 5 ऑप्शन है इसका सही है। भारतीय जलवायु, भारत की जलवायु को मौसमी जलवायु कहा जाता है। भारत में वर्षा मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है। देखिए भारत में मानसूनी जलवायु होते हुए जो मुख्य रूप से हवाओं और मौसम उलटफेर से प्रभावित होती हैं, और देश में ज़्यादातर जो वर्षा होता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में जो ज़्यादा वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, न कि उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, ठीक है। तो दूसरा विकल्प तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह मौसमी हवाओं से प्रभावित होकर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो स्थिति है वो देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कहीं पे अधिक वर्षा हो रही है, ठीक है, कहीं पे कम वर्षा हो रही है, जैसे जहाँ पे आर्द्रता अधिक है वहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक देखने को मिल रही है, और आगे बढ़ते हुए यही हवाएं जब शुष्क होने लगती हैं तो वर्षा की मात्रा जो है धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए जलवायु, कुछ निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को उनकी विशेषताओं दी गई हैं, और यह जो है किन क्षेत्रों में कौन सी विशेषता पाई जाती है उसे आपको सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसमें जो है उच्च तापमान देखने को मिलेगा, वर्ष भर भारी वर्षा होती है। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में वर्षा शीतकाल या शुष्क रहता है। मानसूनी जलवायु के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, शीत मरुस्थलीय जलवायु के अंतर्गत अत्यधिक ठंड और न्यूनतम वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत शीत ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु सूखा रहता है। ये सभी जो है सही है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एल नीनो के बारे में। एल नीनो की स्थिति में भारत में मानसूनी वर्षा समय से कम हो जाती है, सामान्य से कम हो जाती है। पश्चिमी विक्षोभ भारत के जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं यह भारत के उत्तरी मैदान में सर्दियों की वर्षा लाने में सहायक होते हैं। लानिना भारत में अधिक वर्षा का कारण बनती है। मानसून भारत में केवल दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि भारत में मानसून केवल दक्षिण पश्चिम दिशा से ही आता है, ये गलत है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसूनी वर्षाएं आती हैं या भारत में वर्षा होती है उत्तर पूर्व से होता है, ठीक है।
तो भारत में जो वर्षा होती है ऐसा नहीं है कि केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। बाकी तीनों विकल्प इसके बारे में सही है। एल नीनो के आने के क्रम में जो भारतीय मानसून है वो कमज़ोर होता है और भारत में वर्षा की मात्रा कम होती है। ला नीना के आने पर भारत में जो मानसूनी वर्षा है या मानसून का आगमन जो होता है, या कह सकते हैं कि मानसून का प्रस्फोटन होता है और उस वर्ष वर्षा की मात्रा अधिक होती है, तो ये बात भी सही हो जाएगा। और पश्चिमी विक्षोभ के समय क्या होता है कि शीतकाल में वर्षा होती है और जो ग्रीष्म ऋतु है यह शुष्क अवस्था में पाया जाता है, ये बात भी आपका सही है। ठीक है, सही आंसर इसका 1, 2, 3 हो जाएगा, चौथा गलत है। जलोढ़ मिट्टी को भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा लाई गई गाद और अवसादों से बना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है भारत के लगभग 43% भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और नदियाँ जब प्रवाहित होती हैं, नदियाँ जो है पहाड़ी क्षेत्रों से जब प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ यह बड़ी मात्रा में अवसाद जलोढ़ों को निक्षेपित मतलब लेकर के आती हैं। ठीक है, कंकड़ पत्थर और जो छोटे बारीक कण होते हैं इनको लेकर के आती हैं और आने के क्रम में यह आगे जो है इनको डिपॉजिट करती रहती हैं, आगे डिपॉजिट करती हैं और यही जो है नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, जहाँ पर यह नदियाँ प्रवाहित होती हैं इनके तटीय क्षेत्रों में नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है और उसके बाद वाले क्षेत्र में जहाँ पर पहले नदियाँ प्रवाहित होती थी लेकिन वर्तमान समय में यह नदियाँ उस क्षेत्र में नहीं प्रवाहित होती हैं, यहाँ पे बांगर क्षेत्र का निर्माण होता था। पुराने जलोढ़ क्षेत्र का निर्माण पहले ही हो गया था और इन्हें जो है बांगर क्षेत्र कहा जाता है। बाकी जहाँ नदियाँ नवीन मृदाओं का निक्षेपण करती हैं यह आता है आपका जलोढ़ मृदा के अंतर्गत, नवीन जलोढ़ मृदा के अंतर्गत। ठीक है, तो दोनों विकल्प इसके बारे में सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। कौन सा विकल्प इसमें सुमिलित करे गहन विशेषता, मिट्टी के प्रकार और विशेषता? देखिए, काली मिट्टी की अगर हम बात करें इसमें लौ ऑक्साइड पाए जाते हैं। काली मिट्टी की विशेषता क्या है? काली मिट्टी की अगर हम विशेषता करें बताएं, इसके रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। ठीक है, और यह जो है गहरे रंग की मिट्टी होती है, जल धारण क्षमता इसकी अधिक होती है काली मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी जो है यह सिल्ट एवं बालू के मिश्रण से बना होता है। इसमें छोटे छोटे महीन बालू के कण, मृदा के कण पाए जाते हैं और यह मिट्टी बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, बाकी लैटराइट मिट्टी जो है यह गर्म और आर्द्र जलवायु में बनने वाली मिट्टी है। गर्म एवं आर्द्र क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है और तापमान जो है बहुत अधिक पाया जाता है, वहाँ पर लैटराइट मृदा का निर्माण होता है। लाल मिट्टी जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है और ऊपर का मृदा बह करके किसी अन्य क्षेत्र में डिपॉजिट हो जाता है और जो धातु के कण होते हैं, छोटे छोटे धातु के कण, यह मृदा के ऊपरी सतह पर दिखाई देने लगते हैं। इसमें लौ ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ यह अम्लीय होती है, यह विशेषता है लाल मिट्टी की। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। ठीक है, सही आंसर इसका ये है। काली मिट्टी मुख्यतः ज्वालामुखी उत्पत्ति होती है। काली मिट्टी की मुख्यतः ज्वालामुखी उत्पत्ति से इसका निर्माण हुआ है और यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है लेकिन इसमें पोटास की अधिकता पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है जिससे यह कृषि के लिए उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में जैविक पदार्थों की अत्यधिक प्रचुरता पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। चौथा इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें मरुस्थलीय मिट्टी की, मरुस्थलीय मिट्टी में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है और इसीलिए यह उपजाऊ नहीं होती है। इसमें जैविक पदार्थों की अत्यधिक प्रचुरता नहीं बल्कि जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, चौथा गलत है। भारत के अधिकांश मानसूनी वनों की पर्णपाती प्रकृति की है। भारत का अधिकांश जो मानसूनी वन है यह पर्णपाती प्रकृति का है। मानसूनी जलवायु में वर्षा मौसमी होती है जिससे पेड़ों को शुष्क मौसम में पत्तियां गिरानी पड़ती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ वन के प्रकार दिए गए हैं और प्रमुख स्थान दिया है। किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उससे आपको सम्मिलित करना है, उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए, इसकी अगर हम बात करें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट पर पाए जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यह जो है मध्य भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, देखो, उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन जो है इसे 2 भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन जहाँ वर्षा की मात्रा 60 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन।
और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन उसे कहा जाता है जहाँ वर्षा की मात्रा 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, उसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, बाकी पर्वतीय वन कहाँ पे पाए जाएंगे? यह जो है हिमालय, अरुणाचल प्रदेश और जो उत्तर पूर्व राज्य हैं, बाकी हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, सुंदर वन हो गया, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। भारत का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। पर्वतीय वनों में वृक्षों की ऊंचाई समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती है। भारत में वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति पहली बार 1952 में लागू किया गया था। पूर्व के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 और 4 सही है, तीसरा और चौथा सही है। पर्वतीय वनों में वृक्षों की ऊंचाई समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती है, बात आपका सही है। पर्वतीय वन जो होते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वनों के प्रकार भी बदलते रहते हैं। ठीक है, वनों के प्रकार भी बदलते रहते हैं। और भारत में वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति की जो घोषणा की गई थी सबसे पहले वह 1952 में किया गया था और 1952 में इसे लागू किया गया था, ये बात भी आपका सही है। पहला दूसरा गलत है। पहला दूसरा गलत क्यों है? देखिए, पहले हम क्या कह रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला है। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि भारत में जो वनों का विस्तार है वो सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, न कि सदाबहार वन। ठीक, और अभी वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा यह टारगेट रखा गया है कि भारत के कुल भूभाग के कम से कम 33% क्षेत्रफल जो है वनावरण होना चाहिए। 33% क्षेत्रफल पर वनावरण होना चाहिए। और वर्तमान समय में कितना है? वर्तमान समय में 24.54% शायद है। ठीक है, जो अभी नवीनतम 2023 का राष्ट्रीय वन नीति जो वन आया है उसके अंतर्गत, ठीक है, जो 2 वर्ष के बाद प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 24.54% है और टारगेट रखा गया है कि भारत के कुल भूभाग का 33% वनावरण करना है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर 3 और 4 है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिकी महत्व क्या है? यह मिट्टी का अपरदन रोकती हैं और सुनामी से तटीय रक्षा करती हैं। यह केवल मछली पालन के लिए उपयोग होती हैं। इनका कोई विशेष पारिस्थितिक महत्व नहीं होता है और यह भारत के केवल पश्चिमी तट पर पाई जाती हैं। इसमें बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला तो सही है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, यह केवल मछली पालन के लिए उपयोग होती हैं, गलत है। और इसका कोई विशेष पारिस्थितिक महत्व नहीं होता, ये भी आपका गलत है। और यह केवल पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, ये भी गलत है। ठीक, बाकी पहला सही है। यह मिट्टी और मृदा अपरदन को रोकती हैं और सुनामी के समय तटीय क्षेत्रों की रक्षा करती हैं। ठीक है, सुनामी के समय जो हवाएं चलती हैं इनके लिए यह एक अवरोध का काम करती हैं। बाकी जो तटीय क्षेत्र हैं इसके जो मृदा अपरदन होता है उसे भी रोकती हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं मृदा को बहुत अच्छे से पकड़ के रखती हैं। ठीक है, जिससे इनका अपरदन नहीं हो पाता है। ठीक, ये बात तो आपका सही है। बाकी अगर हम देखें तो मत्स्य पालन के लिए भी इनका उपयोग होता है। और भारत में मैंग्रोव वन या सुंदर वन पश्चिम बंगाल में, कच्छ, केरल, गुजरात, गोदावरी नदी डेल्टा जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा, याद रखिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम का पारित होना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय वन नीति की पहली बार लागू करना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करना। इन सभी को क्रम से लगाना है, ठीक है, देखिए, वन संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था? जो वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था यह 1980 में पारित हुआ था। ठीक है, 1980 में वन संरक्षण, और यहीं पे टारगेट रखा गया था कि भारत के कुल भूभाग का कम से कम 33% वनावरण होना चाहिए। ठीक, 33% वनावरण होना चाहिए। कब का है? 1980 का है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में। चिपको आंदोलन, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1973 में। ठीक, 1973 में। राष्ट्रीय वन नीति पहली बार लागू कब हुआ था? अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, राष्ट्रीय वन नीति यह पहली बार लागू हुआ था 1952 में। 1952 में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 2011 में। 2011 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 5 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत केरल से होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत होती है केरल से। केरल तट भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम सिरे पर स्थित है और सबसे पहले मानसूनी हवाओं के प्रभाव में आता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है केरल में ही आता है और यहाँ पे मानसून जो है मई में ही आ जाता है। मई में 10 से 15 मई के बीच में मानसून जो है यहाँ पर
आ जाता है। बाकी इसके अन्य क्षेत्रों में यह जो है जून वाले क्षेत्र में, जून में आता है, ठीक है, जून में आता है, ठीक, धीरे धीरे। बाकी केरल के मुख्य भूमि, अगर मुख्य भूमि की बात करें तो भारत सबसे पहले मानसून भारत में केरल में आता है, ठीक है। और अगर वैसे पूछ ले कि भारत के कुल क्षेत्र में, ठीक है, भारत में अगर पूछ ले तो सबसे पहले अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पर मानसून का आगमन होता है, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि में सबसे पहले केरल में आता है, ठीक है। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत केरल में होती, बात बिल्कुल ठीक है, और सबसे पहले यहीं पर आता है। दोनों विकल्प सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित जलवायु घटनाओं को उनके कारणों से सम्मिलित कीजिए, कारणों से सम्मिलित कीजिए। लानिना, बात करें अगर हम लानिना की, देखिए बात करें अगर लानिना की, यह प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में असामान्य गिरावट, एक असामान्य गिरावट को प्रदर्शित करता है, यह बात बिल्कुल ठीक है। और इसी यहाँ पे जो है तापमान में गिरावट आता है और भारत में तापमान अधिक हो जाता है, जिस कारण यह भारतीय मानसून को क्या करता है, पॉजिटिव रूप से प्रभावित करता है। अल नीना, यह प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि को प्रदर्शित करता है, ठीक है, जिस कारण प्रशांत महासागर का मुख्य रूप से जो आपका ये पेरू वाला तट है, यहाँ के तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। और इसके तुलना में ऐसा नहीं है कि भारत में तापमान बहुत ही कम हो जाता है, इसकी तुलना में भारत में तापमान कम रहता है, जिससे जो मानसूनी हवाएं हैं यह भारत की तरफ न आकर के इधर चली जाती हैं, और इससे भारतीय मानसून क्या होता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ठीक है। बाकी पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो ये भूमध्य सागर से आने वाली अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली है, ठीक है, उष्ण चक्रवातीय प्रणाली है। और मानसून ब्रेक, भारतीय मानसून में जो बीच बीच में अस्थायी वर्षा जो होता है रुक जाता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, इसे जो है मानसून का ब्रेक कहा जाता है, ठीक है, मानसून का ब्रेक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 2 1 3 4 होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा इसका 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः संवहनीय वर्षा द्वारा होती है, मुख्य रूप से संवहनीय वर्षा द्वारा होती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब उत्तर पश्चिमी भागों में बनता है। मानसून की वापसी मुख्यतः बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न करती है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से जून जुलाई के दौरान प्रभावी रहता है। इसमें बताना है कूट के हिसाब से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला और चौथा सही है, ठीक है, पहला चौथा, ठीक। एक सेकेंड, पहला चौथा नहीं, इसकी अगर हम बात करें तो इसका देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 2 3, 1 2 3 सही है, ठीक है, 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, ठीक। बाकी इसके बारे में अगर हम देखें तो भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः संवहनी वर्षा द्वारा चक्रवाती दोनों प्रकार की होती है, लेकिन संवहनी वर्षा मुख्य रूप से होती है, कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में होती है, इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में जो प्रमुख रूप से वर्षा होती है संवहनी वर्षा द्वारा होती है, बात बिल्कुल ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में तीव्र तापमान वृद्धि के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र का विकास होता है, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मानसून की वापसी के दौरान बंगाल की खाड़ी में चक्रवात विकसित होता है जो पूर्वी तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है, ये बात भी ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से सर्दियों में प्रभावित रहता है, न कि जून जुलाई में, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। भारत के मानसून पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून के आगमन और वापसी की तिथियां बदल गई हैं। मानसून वर्षा की तीव्रता और वितरण पहले की तुलना में अधिक स्थिर हो गया है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अब भारत में केवल शीतकालीन मानसून वर्षा होती है। इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मानसून के आगमन और वापसी की तिथियां बदल गई हैं, ये बात बिल्कुल सही। जैसे पहले क्या था कि मानसून का आगमन जो है लास्ट मई तक जो है मानसून का आगमन भारत में हो जाता था, ठीक है, भारत की, केरल की नहीं, मुख्य भूमि मतलब उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो, और मानसून का आगमन समय से होता था और समय से समाप्त होता। अभी क्या है कि मानसून का आगमन कभी भी वर्षा हो जाती है और इसकी तिथि बदल गई है जलवायु परिवर्तन के कारण, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण यह स्थिति देखने को मिल रही है। और दक्षिण पश्चिम मानसून पहले की तुलना में देर से आ रहा है और वापस जा रहा है। मानसूनी वर्षा अधिक अनियमित हो गई है। अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि के कारण कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जा रही है, बाकी सूखा वाला क्षेत्र रह जा रहा है, ठीक है, मतलब उस क्षेत्र में जहाँ पे वर्षा कभी नहीं होता था वहाँ पे बहुत ही विकराल रूप में, बहुत ही व्यापक स्तर पे वर्षा हो रहा है। अभी जैसे देखिए सऊदी अरेबिया में जो बारिश हुआ था, ठीक है, जिससे बाढ़ आ गई थी, वो डिजर्ट वाला क्षेत्र है, वहाँ पे इस प्रकार की वर्षा नहीं होती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जिन क्षेत्रों में वर्षा होती थी वहाँ पे सूखा पड़ रहा है और जहाँ पे वर्षा नहीं होती थी वहाँ पर बाढ़ आ रहा है, ठीक है, ये सभी पॉसिबल हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण। ये भी आगे देखिए और क्या होता है, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा रहता है जबकि अन्य क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक भारी वर्षा होने लगती है।
आईपीसी जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की जो रिपोर्ट है, इसमें बताया गया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते वैश्विक तापमान ने भारतीय मानसून के पैटर्न में बदलाव किया है। ठीक है, इससे भारतीय मानसून का जो पैटर्न है यह बदल गया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तेजी से गर्म हो रहे हैं, जिससे अधिक तीव्र चक्रवात और अप्रत्याशित मानसूनी परिवर्तनशीलता देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब कुछ समय में, मतलब कम समय में इतने व्यापक, इतने विकराल रूप से वर्षा हो रही है कि बाढ़ और जनधन की व्यापक स्तर पे हानि हो रही है। और अभी केरल में जो बाढ़ आया था वायनाड वाले क्षेत्र में, ठीक है, तो उससे जो है आप समझ सकते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही है, बाकी विकल्प गलत है। भारत को 6 प्रमुख प्राकृतिक देशों में विभाजित किया गया है। 6 प्रमुख प्राकृतिक देशों में विभाजित किया गया है। भारत का भौतिक विभागीकरण मुख्य रूप से भौगोलिक संरचना, जलवायु और वनस्पति पर आधारित है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, आगे की सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, भारत को मुख्य रूप से 6 प्रमुख प्राकृतिक देशों में विभाजित किया गया है, और यह 6 कौन कौन से हैं यह आप लोग देख लीजिए। एक आपका पहला जो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद आपका उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान है। फिर आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। उसके बाद आपका मरुस्थल आ जाएगा, मरुस्थल। उसके बाद आपका तटीय क्षेत्र है। ठीक है, और फिर आपका द्वीप समूह है। तो ये टोटल जो है 6 हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और यह जो विभाजन है भौगोलिक संरचना, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति के आधार पर किया गया है, जिससे भारत के भौगोलिक परिदृश्य की जो विविधता है वो देखने को मिलती है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित प्राकृतिक देशों को उनकी प्रमुख विशेषताओं से सम्मिलित कीजिए। कुछ प्राकृतिक प्रदेश दिए गए, उनकी विशेषता दी गई है। हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार की विशेषता देखने को मिलती है? देखिए, हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करें, हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करें, ऊंचाई, ग्लेशियर, बर्फीले पठार, ज्वालामुखी गतिविधियों का अभाव यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर ग्लेशियर की उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, उत्तर मैदान की बात करें, यह क्षेत्र नवीन जलोढ़ संरचना से निर्मित है, और भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र भी यही है। ठीक है, सबसे अधिक नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है और भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो दूसरा का 2 हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, यह पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है और यहाँ बेसाल्टिक और लैटराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। और तटीय या खाड़ी और समुद्री बंदरगाहों की यहाँ पर अधिकता देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी क्षेत्र की औसत ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। हिमालय क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। पश्चिमी तट भारत का सबसे अधिक उपजाऊ तटीय क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ बेसिन प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। पूर्वोत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भारतीय प्लेट का हिस्सा नहीं है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा गलत है। हिमालय क्षेत्र की औसत ऊंचाई, जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पश्चिमी तट भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र, यह गलत है। पश्चिमी तट पर कृषि की भूमि सीमित है, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है यह भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, तो यह गलत हो जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ बेसिन या प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान वाला क्षेत्र है, तो ये बात तो सही है। और पूर्वोत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र भारतीय प्लेट का ही भाग है, जिसे तेथिस सागर के अवसादी निक्षेपों से निर्माण हुआ था। ठीक है, तेथिस सागर का जो अवसादी निक्षेपण है, इसी के परिणामस्वरूप, इसके निक्षेपण के परिणामस्वरूप ही पूर्वोत्तर भारत का निर्माण हुआ था। ठीक है, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, तो ये भी आपका गलत है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा गलत है। भारत के निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों की जलवायु की विशेषताओं की पहचान कीजिए। उत्तर भारतीय मैदान, पूरे वर्ष समान तापमान और उच्च आर्द्रता रहता है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जलवायु के प्रभाव के कारण तापमान में अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तटीय क्षेत्र में उच्च तापमान और निम्न वर्षा विशेष रूप से पश्चिमी घाटों पर देखने को मिलती है। और हिमालयी क्षेत्र में पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान रहता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए, उत्तर भारतीय मैदान में गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडे सर्दियाँ होती हैं। पूरे वर्ष समान तापमान नहीं रहता है, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय पठार पर महाद्वीपीय जलवायु का अभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार पर, ठीक है, यहाँ पर जो है महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव या अधिक उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव
स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है। तटीय क्षेत्र में उच्च तापमान और निम्न वर्षा होती है। तटीय क्षेत्रों में उच्च तापमान और निम्न वर्षा होती है। इसकी अगर हम बात करें तो जो आपका तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट में उच्च वर्षा होती है, जबकि पूर्वी घाट जो है यहाँ पे कम वर्षा देखने को मिलती है, अपेक्षाकृत यह शुष्क रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा अधिक ही होती है। ठीक है, वर्षा अधिक ही होती है। जो तटीय क्षेत्र है इसमें अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ वर्षा की मात्रा तो अधिक होती है, लेकिन वहीं पूर्वी घाट जो है यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है। इसमें देख लीजिए तमिलनाडु का कोरोमंडल वाला क्षेत्र जो ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून के समय में शुष्क रहता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। हिमालयी क्षेत्र पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए हिमालयी क्षेत्र में तापमान अत्यधिक कम रहता है और वर्षा सीमित होती है, इसलिए यह कथन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये क्षेत्र ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उसमें प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय जलवायु के प्रभाव के कारण तापमान में अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही है, बाकी ए, सी और डी ये तीनों गलत हैं, ये तीनों गलत हो जाएंगे। गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाओं में से एक है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली में अपार अवसाद का निक्षेप भी होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कौन सा विकल्प इसके, एक सेकेंड, इसका भी सही कैसे होगा? इसमें कुछ मुझे गलत। प्रायद्वीपीय पठार महाद्वीपीय जलवायु के प्रभाव के कारण तापमान में अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय पठार में। ठीक, ये बात तो आपका तापमान ऊंचे रहता है, निम्न वर्षा नहीं, वर्षा अधिक होती है, ये बात तो गलत है, ये बात गलत है। और हिमालयी क्षेत्र में पूरे वर्ष अधिक वर्षा और उच्च तापमान रहता है, ये बात भी आपका गलत है। वर्षा अधिक कम होती है और तापमान जो है निम्न रहता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर भारतीय मैदान या पूरे वर्ष समान तापमान और उच्च आर्द्रता देखने को मिलती है, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार महाद्वीपीय जलवायु के प्रभाव के कारण तापमान में अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, महाद्वीपीय जलवायु के प्रभाव के कारण, ये भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग देखिए, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसे जो है एक बार क्लियरिफाई करके फिर इसको पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये ऑप्शन भी गलत लग रहा है। ठीक है, ये भी सही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी का डेल्टा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा में से एक है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली में अपार अवसाद का निक्षेपण होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, आगे की सही व्याख्या करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली हिमालय में बड़ी मात्रा में अवसाद लाता है और बंगाल की खाड़ी में जमा करता है, और इसी से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और जैव विविधता की दृष्टि से यह भी एक समृद्ध क्षेत्र है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियाँ दी गई, उनका उद्गम क्षेत्र दिया गया है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से, और कावेरी ब्रह्मगिरी की कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसका सही आंसर 2, 3, 1, 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमालय का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी प्रवाह वाली होती हैं। ब्रह्मपुत्र का जल प्रवाह गंगा से अधिक है। सतलज नदी भारत में हिमालय से निकलती है और पाकिस्तान में सिंधु में मिल जाती है। महानदी का डेल्टा गंगा डेल्टा से बड़ा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। चौथा इसमें गलत है। हिमालयी नदियाँ जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र हिमनद घोषित की गई हैं, इसमें बारहमासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे गोदावरी कृष्णा है, यह जो है वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। मतलब मानसून के समय में इसमें जल की मात्रा अधिक रहती है, और वैसे जो है इसमें वर्षा की मात्रा या कह सकते हैं पानी की मात्रा कम या फिर यह शुष्क अवस्था में पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र का जो जल प्रवाह है गंगा से अधिक है, क्योंकि यह तिब्बत और भारत में कोई सहायक नदियों से जल प्राप्त करता है। तो ब्रह्मपुत्र का जल प्रवाह गंगा से अधिक, ये बात भी आपका ठीक हो जाएगा। सतलज नदी हिमालय से निकल करके पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है, ये बात भी ठीक है। महानदी का डेल्टा गंगा का जो डेल्टा है इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा है। ठीक है, छोटा है, तो ये गलत है। भारत में नदी विवादों के बारे में देखिए। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु कर्नाटक के बीच है। रावी नदी जो है या भारत और नेपाल के बीच जल विवाद का कारण है। कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। सतलुज यमुना लिंक नहर पंजाब और हरियाणा के बीच विवादित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ए, सी, डी सही है, ए, सी, डी सही है, बी गलत हो जाएगा। ठीक है, बी गलत हो जाएगा। रावी नदी जो है यह भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण नहीं है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि के पार्ट है। वर्तमान समय में जो सिंधु नदी जल समझौता जिसे भारत ने एक्सटेंड कर दिया है, इसमें अगर हम बात करें तो सिंधु जो 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम,
और चेनाब, इसका पानी जो है, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 20% भारत यूज करता है। ठीक है, भारत। और रावी, व्यास है सतलज जो है, व्यास और सतलज, इसके जल के 80% भाग पानी का जो है भारत यूज करता है। ठीक, और 20% का पाकिस्तान करता है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित जल प्रबंधन नीतियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय जल नीति की पहली घोषणा, गंगा कार्य योजना की शुरुआत, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण और नमामि गंगा कार्यक्रम। इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। राष्ट्रीय जल नीति की पहली घोषणा कब की गई थी? 1987 में, 1987 में किया गया था। और गंगा कार्य योजना की शुरुआत, गंगा कार्य योजना की जो शुरुआत है यह किया गया था 1986 में, 1986 में। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1969 में किया गया था। नमामि गंगा कार्यक्रम की जो शुरुआत है यह किए गए थे 2014 में, 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, बाकी केन बेतवा लिंक जोड़ो परियोजना जो है यह 2021 का है, 2021 का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4, 5 ऑप्शन है, 3, 2, 1, 4, 5। निम्नलिखित कथनों में से कुछ नदी उद्गम दिया गया है और कहाँ से इनका उद्गम होता है उसे आपको देखिए सम्मिलित करना है। बात करें अगर गंगा नदी का, बात करें अगर गंगा नदी का जो उद्गम है गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से। ठीक, कृष्णा नदी, इसका जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा गंगा नदी की डेल्टा से बड़ा नहीं है। ठीक है, कृष्णा नदी का डेल्टा जो है, एक सेकेंड, कृष्णा नदी ये पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। यमुना नदी जो है इसका उद्गम बंदरपुछ हिमनद से होता है और यह नर्मदा का अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, सही आंसर इसका सी हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। नर्मदा और तापी भारत की दो प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। गंगा नदी के अपवाह तंत्र में सोन, कोसी और गोमती इसी की प्रमुख सहायक नदियां हैं और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे लंबी नदी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा और चौथा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी का डेल्टा गंगा नदी के डेल्टा से बड़ा या गलत है। गंगा नदी का डेल्टा जो आपका सुंदरबन डेल्टा है, गंगा नदी द्वारा ही निर्मित किया गया और यह भारत नहीं वरन विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे लंबी नदी है। इसकी अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी नहीं बल्कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जलोढ़ मृदा, मृदा के प्रकार और उसकी विशेषता दी गई है, उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, बात करें अगर जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र सिंधु घाटी वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे विस्तार हुआ है, जहाँ पर नवीन जलोढ़कों के निक्षेपण से इस मृदा का विस्तार हुआ है, जलोढ़ मृदा का। लाल मृदा जो है यह लौह ऑक्साइड अधिक होती है जिस कारण यह लाल होता है, इसमें लौह ऑक्साइडों की मात्रा अधिक होती है जिस कारण यह लाल होता है। काली मृदा जो है इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है जो कपास उत्पादन के लिए एक आदर्श है। काली मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है और मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है सबसे अधिक यह जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और मटियार मिट्टी या उच्च लवण पश्चिमी भारत में पाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 2, 3 एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मृदा अपरदन के कारकों को लेकर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा अपरदन केवल जल के कारण होता है और हवा का इसमें कोई योगदान नहीं रहता है। भारत में सिल्ट जो अपवाह है इसकी मात्रा सबसे अधिक गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में देखने को मिलता है। मृदा संरक्षण के लिए कृषि वानिकी एक प्रभावी उपाय हो सकता है। एग्रो फॉरेस्ट्री एक प्रभावी उपाय हो सकता है। झूम खेती जो सीटिंग कल्टीवेशन है यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बी और सी सही है, बाकी गलत हो जाएगा। ठीक है, बी और सी सही है, बाकी पहला और चौथा ए और डी गलत हो जाएगा। ठीक, मृदा अपरदन केवल जल और इसमें जल और वायु दोनों का योगदान होता है। ठीक है, जल द्वारा बहा करके मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपॉजिट किया जाता है और वायु के द्वारा उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कारक हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी भारत में सिल्ट अपवाह की मात्रा सबसे अधिक गंगा ब्रह्मपुत्र में देखने को मिलता है, ये बात भी सही है। मृदा संरक्षण के लिए कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री एक प्रभावी उपाय हो सकता है, ये बात सही है। झूम खेती या मृदा अपरदन को रोकने नहीं, इससे मृदा अपरदन होता है जहाँ पे इसके माध्यम से क्या होता है कि वनों को काट करके उसे जला दिया जाता है और उस पर कृषि किया जाता है जब तक कि वह मृदा अनुर्वर न हो जाए, और अनुर्वर होने के बाद फिर दूसरी जगह पर यही प्रोसेस अपनाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित मृदा संरक्षण नीतियों के बारे में देखिए। जलग्रह क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय मृदा संरक्षण कार्यक्रम, इन सभी को कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, इन सभी को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है,
जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत की गई थी 1980 में। 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक। राष्ट्रीय मृदा संरक्षण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई थी 1952 में। 1952 में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसका शुरुआत किया गया था 1952 में। बात करें अगर मनरेगा की, मनरेगा की जो शुरुआत है, मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण उपाय, ठीक है, इसके अंतर्गत ये जो किया गया था, यह अभी हाल ही में अर्थात 2021 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक। कृषि वानिकी मिशन, कृषि वानिकी मिशन की जो शुरुआत की गई थी यह 2014 में किया गया था। और परंपरागत जल संचय योजना, परंपरागत जल संचय योजना की शुरुआत 1990 में किया गया था, 90 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 21543 ऑप्शन है। ठीक है, 21543। ठीक। भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है और विविध प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिससे यह वनस्पति और वन्यजीव प्रचुरता होती है, इनकी प्रचुरता होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में वनावरण का प्रतिशत कुल भूभाग के क्षेत्रफल का लगभग 33% है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। सुंदरवन क्षेत्र में मैंग्रोव वन भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली 16 वनस्पति ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। 2 3 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में 33% नहीं, 33% करने का लक्ष्य रखा गया है, 33% है नहीं। ठीक है। वनों की कटाई के प्रभाव के बारे में देखिए। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आती है। भारत के पश्चिमी घाट में वनों की कटाई मानसूनी वर्षा चक्र को प्रभावित कर सकता है। वनों की कटाई से मृदा अपरदन की दर बढ़ जाती है। वनों की कटाई जैव विविधता के संरक्षण में सहायता करता है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी और सी। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी नहीं, वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और वनों की कटाई जैव विविधता के संरक्षण में सहायता नहीं, जैव विविधता का हानि, जैव विविधता का इससे जो है क्या होता है, क्षरण होता है। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है, इसके अगर सही आंसर की हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका बी सी सही है, ए और डी गलत है। निम्नलिखित वन्यजीव संरक्षण कानून और परियोजनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन सभी को जो है कालक्रम में व्यवस्थित करना है। भारतीय वन अधिनियम आज़ादी के पहले का है। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट यह कब का है? 1927 का, 1927 का। ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है यह कब पारित किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम की अगर हम बात करें तो यह कब का है? राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम है 2002 का। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? यह किया गया था 1992 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। भारत में वनों की कटाई से मानसूनी वर्षा चक्र प्रभावित होता है। वनों की कटाई से स्थानीय स्तर पर वाष्पीकरण में वृद्धि होती है, जिससे वर्षा की तीव्रता बढ़ जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत में वनों की कटाई से मानसूनी वर्षा चक्र प्रभावित होता है, बात बिल्कुल सही है। वनों की कटाई से स्थानीय स्तर पर वाष्पीकरण में वृद्धि होती है, जिससे वर्षा की तीव्रता बढ़ जाती है, यह गलत है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित नदियों को उनके जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार सुमिलित करना है। ये जो नदी दी गई है और इस नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है उस आधार पर आपको सुमिलित करना है। ठीक है। गंगा नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है, गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र यह आपका 8,61,452 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर है। गोदावरी नदी का है आपका 3,12,812। कृष्णा नदी का है 2,58,948 और नर्मदा का 98,796। इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जलग्रहण क्षेत्र है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। भारत की अधिकांश बहुउद्देशीय जल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए विकसित की गई है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और यह 4 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को लाभान्वित करता है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो गंगा नदी की सहायक नदी भागीरथी पर बना है। कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल के बीच में है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से बताइए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, चौथा गलत है। ठीक है, चौथा गलत क्यों है? कावेरी जल विवाद की अगर हम बात करें तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच नहीं है, बल्कि यह जो है तमिलनाडु और आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ठीक है, केरल के बीच नहीं है। ठीक है, कावेरी जल विवाद, तो ये आपका गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रमुख नदी विवादों को उनसे संबंधित जो न्यायाधिकरण बनाए गए थे उस से जो है कालक्रम में लगाना है। ठीक है,
जो गोदावरी जल विवाद जो न्यायाधिकरण है, इसका गठन कब किया गया था? 1969 में। नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन कब किया गया था? नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन 1969 में ही किया गया था। लेकिन देखिए इसमें अगर हम बात करें तो यह जो है अक्टूबर में किया गया था इसका गठन, ठीक है। और गोदावरी का किया गया था अप्रैल में, ठीक। कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन 1990 में किया गया था, 1990 में। और महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल 2018। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1 2 3 4। भारत में चक्रवातों का सबसे अधिक प्रभाव पूर्वी तट पर देखने को मिलता है। बंगाल की खाड़ी पश्चिमी तट की तुलना में अधिक गर्म होती है, जिससे वहाँ चक्रवात बनने की संभावना अधिक होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भूभाग भूकंपीय जोन 4 और 5 में आते हैं। पश्चिमी घाट का क्षेत्र भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील है। केदारनाथ में 2013 में आई बाढ़ बादल फटने का एक उदाहरण है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA यह केवल केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है और राज्यों के पास इसकी शाखाएं नहीं होती हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? क्वेश्चन 48 का बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है, ठीक है। चौथा जो है आपका गलत हो जाएगा। NDMA की अगर हम बात करें, NDMA के राज्यों में भी शाखाएं होती हैं, जिन्हें SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की रणनीतियों के संदर्भ में देखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत सरकार ने सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMA 2016 को संयुक्त राष्ट्र के जो हाइगो फ्रेमवर्क है इसको आधार बनाया गया था। भारत में केवल प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाती है, मानव जनित आपदाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। NDMA को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही है, बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है। भारत सरकार द्वारा 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया गया था, उसको अपनाया गया था, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया था 2015 में अपनाया गया था। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMA 2016 में संयुक्त राष्ट्र के हाइगो फ्रेमवर्क के दिशा निर्देश के आधार पर इसे बनाया गया था। भारत की आपदा प्रबंधन नीति में प्राकृतिक और मानव जनित दोनों आपदाओं को शामिल किया गया। ऐसा नहीं है कि इसमें मानव जनित आपदाएं शामिल नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। और NDMA जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, बल्कि यह एक नीतिगत दस्तावेज द्वारा कानून के माध्यम से इसे स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रमुख घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? NDMA इसे कब लागू किया गया था? देखिए अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, इसे बनाया गया था NDMA जो है राष्ट्रीय अधिनियम यह पारित किया गया था 2005 में, ठीक है। भारतीय मौसम विभाग IMD का गठन कब किया गया था? भारतीय मौसम विभाग IMD का गठन 1875 में किया गया था, 1875 में। सुपर साइक्लोन उड़ीसा में सुपर साइक्लोन जो आया था यह कब आया था? यह आया था 1999 में। और आपदा प्रबंधन को 8वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसे जो शामिल किया गया था, इसकी अगर हम बात करें तो कब किया गया था? 1992 में, ठीक, 1992 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है 2 5 3 4 1, ऑप्शन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्य रूप से 3 परतों भूपर्पटी, मेंटल और कोर में विभाजित है। पृथ्वी की विभिन्न परतों की घनत्व, तापमान और संरचना में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। पृथ्वी की विभिन्न परतों की घनत्व, तापमान और संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यह जो है गलत है। इसमें अगर हम बात करें भूपर्पटी जो बाहरी ठोस परत जिसमें महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट शामिल है। मेंटल जो सिलिकेट खनिजों से निर्मित है और इसकी ऊपरी परत प्लास्टिक जैसी अवस्था में होती है, अर्थात क्या कहते हैं कि अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है, जिसको कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। कोर जो मुख्य रूप से लौह और निकिल से बनी हुई है और यह भीतरी कोर ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि बाहरी कोर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यह जो है इनके विभिन्न परतें जो हैं अलग अलग संरचनाओं में देखने को मिलता है, ठीक है। सही आंसर इसका जो है। और देखिए जो विभिन्न परतें हैं इनको सियाल, सीमा और नीफे में विभाजित किया गया, ठीक है, नीफे में। जिसमें अगर भूपर्पटी की बात करें तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, मतलब मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जो मेंटल है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम का होता है, और जो आपका कोर है इसमें निकिल और फेरस का प्रधानता होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, बन जाता है क्वेश्चन, ठीक। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्राथमिक तरंगें ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में गुजर सकती हैं। द्वितीयक तरंगें केवल ठोस माध्यम में गुजरती हैं और तरल माध्यम में नहीं फैलती हैं। भूपर्पटी के माध्यम से गुजरने वाली सतही तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। महासागरीय भूपर्पटी और महाद्वीपीय भूपर्पटी के बारे में देखिए। इसमें अगर हम बात करें महासागरीय भूपर्पटी का औसत घनत्व महाद्वीपीय भूपर्पटी से अधिक होता है। महासागरीय भूपर्पटी में मुख्य रूप से बेसाल्ट और गैब्रो पाए जाते हैं, जबकि महाद्वीपीय भूपर्पटी में ग्रेनाइट और सियालिक जो सिलिका खनिज हैं वो पाई जाती हैं। महाद्वीपीय भूपर्पटी महासागरीय भूपर्पटी की तुलना में अधिक मोटा है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, 1 2 3 सभी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहरोविका का विवर्तनिक असंबद्धता जो है यह है भूपर्पटी और मेंटल के बीच पाया जाता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल और बाहरी कोर के बीच में, लेहमन असंबद्धता भीतरी कोर और बाहरी कोर के बीच में पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, ठीक है। बाकी इसे पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए कि ये जो भारत जो पृथ्वी के आंतरिक जो संरचनाएं हैं, जो परतें पाई जाती हैं, इन परतों को इसके द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। जैसे ऊपरी क्रस्ट की अगर हम बात करें, अपर क्रस्ट की, अपर क्रस्ट और जो लोअर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इन दोनों को कोनराड असंबद्धता अलग करता है, कोनराड असंबद्धता अलग करता है। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल जो है इसे मोहोविका का असंबद्धता अलग करता है। मोहोविका असंबद्धता अलग करता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब अपर मेंटल और लोअर मेंटल को विभाजित करने वाली जो संरचना है या जो असंबद्धता है वो आपका रेपती या रेयती असंबद्धता है, ठीक है, रेपती असंबद्धता। लोअर मेंटल और अपर जो क्रोड है, अपर क्रोड, इन दोनों को गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करता है, गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करता है। अपर क्रोड और लोअर क्रोड, अपर क्रोड और लोअर क्रोड को जो अलग करता है वो लेहमन असंबद्धता है, ठीक है। तो यह संरचनाएं, ये परतें हैं और इनको विभाजित करने वाली ये असंबद्धताएं हैं। इनको याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापी जाने वाली पैरामीटर जो है या पैमाना रिएक्टर स्केल या लॉगरिदम स्केल होता है। लॉगरिदम पैमाने का अर्थ यह है कि रिएक्टर स्केल पर हर एक अंक की वृद्धि ऊर्जा में 10 गुना वृद्धि को प्रदर्शित करता है या फिर दर्शाता है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पहला सही दूसरा गलत है, ठीक है। देखिए रिएक्टर स्केल पर हर एक अंक की जो वृद्धि है यह ऊर्जा में, यह जो है ऊर्जा में 32 गुना वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है, 32 गुना वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है? भूकंप का हाइपोसेंटर, भूकंप का हाइपोसेंटर वह बिंदु होता है जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है। एपी सेंटर वह बिंदु होता है जहाँ भूकंप की तरंगों का अधिकतम प्रभाव झेलता है और यह सतह पर स्थित होता है। भूकंप की तरंगों को प्राथमिक, द्वितीयक और सतही तरंगों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक तरंगे ठोस माध्यम से नहीं गुजर सकती हैं। कौन सा विकल्प गलत पूछा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि प्राथमिक तरंगे जो होती हैं ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती हैं, ठीक है। तो डी गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। कहते हैं देखिए यह वीडियो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग जो है अपने हिसाब से स्पीड जो है उसे मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसे अगर वीडियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये वीडियो जो है थोड़े बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक। हॉटस्पॉट सिद्धांतों के अनुसार ज्वालामुखी मुख्य रूप से विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं पर बनती है। हवाई द्वीप जैसे कुछ ज्वालामुखी विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं से दूर स्थित हैं और पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहरे गर्म स्थानों के कारण बनते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला गलत है, पहला आपका गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा सही। पहले में क्या कह रहा है कि हॉट स्पॉट सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखी मुख्य रूप से विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं पर ही बनते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ज़्यादातर जो ज्वालामुखियाँ हैं विवर्तनिक प्लेटों के संयोग या अपसारी सीमाओं पर बनते हैं, लेकिन हॉट स्पॉट सिद्धांत बताता है कि कुछ ज्वालामुखी प्लेट सीमांतों से दूर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। और प्लेटों को 3 भागों में जो बांटा गया है, अपसारी प्लेट सीमांत, अपसारी प्लेट सीमांत, अभिसारी प्लेट सीमांत और संरक्षी प्लेट सीमांत, संरक्षी, ठीक है। अपसारी में क्या होता है? जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापित होती हैं, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापित होती हैं तो इसे अपसारी कहते हैं। अभिसारी कहा जाता है जब 2 प्लेटें एक दूसरे की दिशा में ही विक्षेपित होती हैं, विस्थापित होती हैं, ठीक है। और जो संरक्षी प्लेट सीमांत है यह एक दूसरे के समानांतर जो है
यह प्लेटें चलती हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्लेटें याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी प्रकार सबसे विस्फोटक होता है और सर्वाधिक मात्रा में राख और गैस उत्सर्जन करता है? सिल ज्वालामुखी, स्ट्रैटोवोल्केनो, बेसाल्टिक फ्लड ज्वालामुखी या फिर मिड ओशनिया रिज ज्वालामुखी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रैटोवोल की ज्वालामुखी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भूकंप के केंद्र से सतह पर स्थित एपीसेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं आपको बताना है। देखिए यह जो है हाइपोसेंटर गहराई इसे कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे कहा जाता है हाइपोसेंटर गहराई, ठीक, हाइपोसेंटर गहराई, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय क्षेत्र भूकंपीय रूप से सबसे अधिक सक्रिय माना जाता है? दक्कन ट्रैप, इंडो गंगा समतल क्षेत्र, पश्चिमी घाट या फिर पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं क्योंकि यह सीधे मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं। आग्नेय चट्टानें अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के लिए मूलभूत होती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन अपक्षय का प्रकार नहीं है? कौन अपक्षय का प्रकार नहीं? यांत्रिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और विवर्तनिक अपक्षय? कौन अपक्षय का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यांत्रिक अपक्षय होता है, जैविक रासायनिक होता है, विवर्तनिक अपक्षय नहीं होता, ठीक है, तो डी हो जाएगा। यह अपक्षय का कोई प्रकार नहीं है। कौन सा कारक अपक्षय की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? चट्टान की कठोरता और उसकी संरचना, स्थलाकृति और ऊंचाई, जलवायु और तापमान, उपरोक्त में से सभी? सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त में से सभी। सेडिमेंट मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में पाया जाने वाला एक स्थल रूप है। यह मुख्य रूप से संक्षारण की प्रक्रिया के कारण बनता है जिसमें जल की प्रमुख भूमिका होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। यह मुख्य रूप से संक्षारण से नहीं बल्कि अपक्षय और मलबा जमाव की प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल युवावस्था में पाए जाने वाले नदी स्थल रूपों में शामिल नहीं है? जलप्रपात, संकीर्ण घाटी, मियांडर या फिर रैपिड्स? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा मियांडर। मियांडर का निर्माण युवावस्था में नहीं होता, बाकी जलप्रपात, संकीर्ण घाटी और रैपिड्स का निर्माण नदियाँ जब युवावस्था में होती हैं तो इनका निर्माण करती हैं, ठीक है। नदियाँ जब युवावस्था में होती हैं तो इनका निर्माण करती हैं। बाकी मियांडर का जो निर्माण है जब नदियाँ परिपक्व अवस्था में चली जाती हैं तब इसका निर्माण होता है, ठीक है। सही आंसर इसका सी है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल समुद्र की जलोढ़ प्रक्रिया के कारण बनता है? कौन सा मरुस्थल जलोढ़ प्रक्रिया के कारण बनता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है लैगून। ड्रमलिन किस प्रकृति या किस ड्रमलिन जो बनता है वह किस प्राकृतिक एजेंट के कारण इसका निर्माण होता है? ड्रमलिन का जो निर्माण है यह होता है हिमानियों के निक्षेपण द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। रेडियल अपवाह, ये रेडिकल होगा, ठीक है। रेडिकल अपवाह प्रतिरूप के बारे में देखिए। आमतौर पर ज्वालामुखी शिखरों और गुंबद पर्वतों के चारों ओर विकसित होता है और इस प्रतिरूप में नदियाँ केंद्र से परिधि की ओर प्रवाहित होती हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें नीचे की ओर खींचता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों विकल्प सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप मुख्य रूप से भारतीय प्रायद्वीप में देखने को मिलता है? भारतीय प्रायद्वीप में कौन सा अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है? संकेंद्रित अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, संकेंद्रित अपवाह प्रतिरूप यह देखने को मिलता है। संकेंद्रित अपवाह प्रतिरूप यह उन क्षेत्रों में बनता है जहाँ पर समतल चट्टानें होती हैं और नदियों के प्रवाह में कोई भूगर्भीय बाधा उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। सही आंसर डी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र असंगत अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है? असंगत अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी का हिमालय से होते हुए प्रवाहित होना, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की भ्रंश घाटी और पर्वतीय संरचना को काट करके बहती है जो इसे असंगत अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण बनाता है या निर्माण करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमानी चालक मुख्य रूप से अपक्षय और संपीड़न की प्रक्रियाओं से संचालित होता है। हिमानी चालक की प्रमुख विधियां प्लंकिंग और अर्बेजन है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका देखिए अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत जो आपका हिमनदों है, हिमनदों का अपर्दन भूमि पर ग्लेशियरों की गति के कारण होता है, मुख्य रूप से प्लंकिंग और घर्षण के माध्यम से, ठीक है। अपक्षय और संपीड़न हिमनदों के अपर्दन के प्राथमिक चालक नहीं है, जिससे पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अधिकांश मरुस्थल जो है अर्थात मरुस्थलीय स्थल रूपों का निर्माण पवन के अपक्षय और अपर्दन के कारण होता है। पवन द्वारा उत्पन्न सैंड ड्यून का आकार और स्वरूप मुख्य रूप से पवन की गति और दिशा पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ मरुस्थलीय संरचनाएं दी गई हैं और इनका निर्माण, जैसे
ये आपका यारडांग। यारडांग का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? यारडांग के निर्माण की अगर हम बात करें तो यह जो है कठोर और कमजोर चट्टानें हो के कारण जो है पवनों द्वारा लहरदार आकृति बनाई जाती है, मतलब पवनों के अपर्दन द्वारा इसका निर्माण होता है यारडांग का। ठीक है, ठीक। बरखान का जो निर्माण है पवन द्वारा निक्षेपित रेत से बनने वाला यह अर्धचंद्राकार आकृति का एक क्या है, एक है जो स्थलाकृति है। ठीक है, तो यह जो है आपका बरखान आपका हवा के निक्षेपण द्वारा होता है। ठीक, हवा द्वारा निक्षेपित होकर के संरचना का निर्माण होता है। इंसेलबर्ग का निर्माण अत्यधिक अपर्दन से बनी हुई चट्टान जो मरुस्थल इलाकों में उभर करके सामने दिखाई देती है। ठीक है, तो उससे जो है इंसेलबर्ग का निर्माण होता है। और जो प्लाया है सूख चुकी झील की तली लवड़ी निक्षेप से बनता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 3, 4 ऑप्शन है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? बरखान टीले की श्रेणियां हमेशा लंबी होती हैं और स्थिर रहती हैं। यारडांग और ड्रैकेनबर्ग दोनों ही हवा के कटाव से बनने स्थल रूप हैं। लूनी नदी एक महत्वपूर्ण अंतःक्षेपी नदी है जो मुख्य रूप से रेगिस्तानी भूभाग से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत हो जाएगा। बरखान टीले यह गतिशील होते हैं और पवनों की दिशा के अनुसार स्थान बदल सकते हैं। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही। रेगिस्तान क्षेत्रों में तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव क्यों पाया जाता है? यहाँ पे अत्यधिक उतार चढ़ाव क्यों पाया जाता है? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होती है जिस कारण उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा। महासागरीय धाराएं पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महासागरीय धाराएं तापीय संतुलन बनाए रखती हैं और वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करती हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित सागरीय धाराओं को उनके प्रकार के बारे में समझते हैं। हम्बोल्ट धारा कहाँ प्रवाहित होती है और किस प्रकार की यह धारा है? ठीक है, देखिए हम्बोल्ट धारा की अगर हम बात करें यह दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू के तट के पास चलने वाली ठंडी जलधारा है। ठीक है, जिसे हम्बोल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, दक्षिण जो है प्रशांत महासागर में चलती है। दक्षिण प्रशांत महासागर में चलने वाली एक कैसे दिया है यार, हम्बोल्ट धारा जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में चलने वाली पेरू के तट के पास एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, हाँ, ये प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर कैसे सुनिश्चित करना। देखिए हम्बोल्ट धारा यह जो दक्षिण प्रशांत महासागर में चलने वाली 4 का 3 ठंडी जलधारा है। यूरेशिया धारा की बात करें यह उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। ठीक है, गर्म जलधारा है। और जो बेगुला जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर नामीबिया के तट के पास चलने वाली ठंडी जलधारा है। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा। और जो आपका ब्राज़ील जलधारा है यह जो है ब्राज़ील जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर ब्राज़ील के तट के पास चलने वाली गर्म जलधारा है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। महासागरीय धाराएं पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती हैं। लानिना के दौरान भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होती है और कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है क्योंकि कनारी धारा एक ठंडी जलधारा है जो पश्चिमी अफ्रीका के तट के पास प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ ज्वारी घटना और प्रकार दिया गया है। स्प्रिंग डाइट की बात करें यह तब उत्पन्न होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में उत्पन्न होते हैं जिससे उच्च ज्वार और निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक, और नियोप टाइप यह कब बनता है? नियोप टाइप यह तब उत्पन्न होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 19 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, और डायरनल टाइड जो है यह जो है एक दिन में केवल एक बार उच्च और निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक दिन में केवल एक बार। ठीक, और सेमिकाइनल यह एक दिन में 2 बार। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 3, 4 ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से केवल महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है जबकि महाद्वीपी में इसका प्रभाव, महाद्वीप जो है इससे अप्रभावित रहता है। लहरों की ऊंचाई मुख्य रूप से पवन की गति, अवधि और महासागर की गहराई पर निर्भर करता है। एल नीनो और लानिना घटनाएं ज्वार भाटा की तीव्रता को प्रभावित करती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल न केवल महासागरों बल्कि स्थलमंडल और वायुमंडल पर भी प्रभाव डालता है। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित वायुमंडलीय पवन जो बेल्ट हैं उनके बारे में देखिए। पवन बेल्ट और स्थिति। व्यापारिक पवनें किस बेल्ट में स्थित हैं? व्यापारिक पवनों की अगर हम बात करें
तो ये 0 से 30 अक्षांश के बीच में पाई जाती हैं, 0 से 30 अक्षांश के बीच में। पछुआ पवनें 30 से 60 अक्षांश के बीच में पाई जाती हैं। ध्रुवीय पवनों का जो विस्तार है यह 60 से 90 के बीच में है और डोल्ड्रम भूमध्य रेखा पर बनता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस किस प्रकार योगदान देता है? पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस वे दीर्घ तरंगी विकिरण को अवरुद्ध करके पृथ्वी की सतह के तापमान को गर्म कर देता है। ठीक है, जो पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली तरंगे हैं जो दीर्घ तरंगों के रूप में होती हैं, यह ऊपर जाती हैं लेकिन वायुमंडल में न जा करके यह जो आपका जो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं इनसे टकरा करके पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है, जिससे पृथ्वी के सतह का जो तापमान है यह अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, अधिक हो जाता है। ठीक, वे समुद्री नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को कालानुक्रम में व्यवस्थित किए। क्योटो प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम सम्मेलन, पेरिस और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन सभी को कालक्रम में लगाना है। ठीक है, कालक्रम में बात करें अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1997 में हुआ था, 1997 में, और इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई थी। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ था यह 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था। ठीक है, और यह जो है पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था। पेरिस समझौता 2015 का है, 2015 का पेरिस समझौता है, और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने की प्रतिबद्धता जताई गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 का, और इसमें जो है ओजोन परत का जो संरक्षण है उससे संबंधित प्रावधान किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 4 1 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ स्थान दिए गए, देश दिया गया अरल सागर की अगर हम बात करें, अरल सागर यह उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? गोबी मरुस्थल है चीन और मंगोलिया के बीच में। बाली द्वीप जो है यह आपके इंडोनेशिया में है, और बैकाल झील है रूस और कजाकिस्तान के बीच में। इसका सही आंसर ए हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1। कुनलुन पर्वत श्रृंखला तिब्बत पठार की उत्तरी सीमा बनाता है। यांगसी नदी चीन की सबसे बड़ी लंबी नदी है और यह चीन सागर में गिरती है। जॉर्डन नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका गलत है, क्योंकि बात करेगा जॉर्डन नदी की तो यह मृत सागर में गिरती है, न कि कैस्पियन सागर में। यह मृत सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुछ स्थान दिए गए हैं और देश जैसे विक्टोरिया झील कहाँ पे है। बात करें अगर विक्टोरिया झील की, यह झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो तंजानिया, युगांडा और केन्या में स्थित है। ठीक है, तंजानिया, युगांडा और केन्या में स्थित है यह। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है और यह अफ्रीका में स्थित है। यह जो है अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल जो है आपके अफ्रीका में अल्जीरिया, सूडान और अन्य जो देश हैं इसमें इसका विस्तार पाया जाता है सहारा मरुस्थल का। ठीक है, सहारा मरुस्थल का। ठीक, और किलिमंजारो पर्वत यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और यह तंजानिया में है, और नाइजर नदी नाइजर में प्रवाहित होती है। इसका जो सही आंसर है वह 4 2 3 1 ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। कांगो नदी जल प्रवाह के हिसाब से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। मेडागास्कर द्वीप भारतीय महासागर में स्थित और अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। नामीबा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत हो जाएगा। नामीबा मरुस्थल की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है, पहला सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी ग्रेट रिफ्ट वैली प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन जो है ग्रेट रिफ्ट वैली प्रणाली का हिस्सा नहीं? इथोपिया हाईलैंड्स, मितुतुम्बा पर्वत, ड्रैकेंसवर्ग पर्वत या फिर रुवेजोरी पर्वत। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ड्रैकेंसवर्ग पर्वत। ठीक है, ड्रैकेंसवर्ग पर्वत जो है यह साउथ अफ्रीका में स्थित है और यह ग्रेट रिफ्ट वैली से संबंधित नहीं है, सी हो जाएगा। ग्रेट लेक से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। क्लियर लेक है कैलिफोर्निया में सबसे गहरा झील है, और ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध स्थलखंड है, स्थल रूप है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। क्लियर लेक जो है यह कैलिफोर्निया में स्थित है, लेकिन यह सबसे गहरा झील नहीं है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, एंडीज पर्वत। बात करें अगर एंडीज पर्वत की, यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो चिली और पेरू में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? आटाकामा मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है और यह आपके चिली में स्थित है। पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? पंपास घास का मैदान जो है अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, और ओरिनिको नदी यह वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 3 2 4।
अमेजन नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। टिएरा डेल गुएफो चिली और अर्जेंटीना के बीच में स्थित है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 2-3 सही है, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है 2-3 सही है, पहला गलत है। अमेजन नदी लंबाई में दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी नाइल या नील नदी जो है यह है। ठीक है, तो यह दुनिया की सबसे लंबी नदी नहीं बल्कि दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी नील है, नील पहली लंबी नदी है। ठीक है, यूरोप का सबसे लंबा नदी मार्ग है डेन्यूब नदी। आल्प्स पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया में फैला है। यूरोप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर जर्मनी है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है? यह जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर स्थित है। क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, यह जो है क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर स्थित है। और ग्रेट विक्टोरिया यह मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। माउंट कोस्युस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। न्यू साउथ वेल्स में है। और टॉरेंस मरुस्थल की बात करें, यह जलड मरुमध्य जो है क्वींसलैंड और पापुआ न्यू गिनी को अलग करता है, जोड़ता है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी महासागरीय धारा इसके पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है? कौन सी जलधारा है? यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। बैकाल झील पृथ्वी की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। इंडोनेशिया का जावा द्वीप दुनिया के सबसे अधिक ज्वालामुखियों वाले द्वीपों में से एक है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा तो सही लेकिन पहला गलत है। ठीक है, बैकाल झील पृथ्वी की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, लेकिन यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, न कि यूरोपीय भाग में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया दोनों में फैला हुआ है और यह एक शीत मरुस्थल है। जापान में होन्शु द्वीप पर स्थित फूजी पर्वत एक सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन इसमें कभी विस्फोट नहीं हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है। पहला तो सही लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, फूजी पर्वत एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें अंतिम बार जो विस्फोट हुआ था यह 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें विस्फोट हुआ ही नहीं है। भारत में गेहूं उत्पादन के लिए उत्तर पश्चिम मैदान सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में जलवायु अर्धशुष्क है, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है, जो गेहूं की खेती के लिए अनुकूल है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन सही लेकिन कारण गलत हो जाएगा। ठीक है, कारण गलत हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो यह जो है जो भारत मतलब भारत का उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है यह जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, लेकिन वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं होता है, बल्कि 500 से लेकर के 1000 मिमी वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं के लिए। ठीक है, 500 से गेहूं के लिए 500 से लेकर के 1000 मिमी वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, कुछ कृषि क्षेत्र और विशेषताएं दी गई। बृहद कृषि। बृहद कृषि में कम श्रम और अधिक भूमि उपयोग होती है, जैसे पंजाब हरियाणा गेहूं उत्पादन जो है यहाँ पे मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो है जो आपकी बृहद कृषि के अंतर्गत इसमें कम श्रम और अधिक भूमि उपयोग होता है। गहन कृषि के अंतर्गत, गहन कृषि की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत जो है उच्च निवेश और सिंचाई पर निर्भर होता है। स्थानांतरित कृषि या झूम खेती कम उत्पादकता होती है, और वृक्षारोपण कृषि निर्यात आधारित फसल उत्पादन होता है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है, लेकिन आयात भी करता है। हरित क्रांति के दौरान चावल और गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन दालों के उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प। भारत जो है दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दाल का सबसे बड़ा आयातक है। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। कृषि से संबंधित घटनाओं को देखिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड की बात करें, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी 1970 में। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में किया गया था। और राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? यह जो है 2000 ईस्वी का है, 2000 ईस्वी का। और जैविक कृषि मिशन की शुरुआत की गई थी 2015 में, 2015 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार की कृषि में न्यूनतम पूंजी निवेश, पारंपरिक तकनीकों का उपयोग और स्वावलंबन प्राथमिक उद्देश्य होता है। किस प्रकार की कृषि में होता है? बृहद कृषि, वाणिज्यिक, कुटीर या फिर जैविक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुटीर कृषि में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता से जुड़े कुछ घटक और उनकी विरोध दिए। जैसे अनुवांशिक विविधता किसे कहा जाता है? बात करें अगर हम अनुवांशिक विविधता की, तो किसी एक प्रजाति की जो अलग अलग आबादी में पाए जाने वाली उसकी अनुवांशिक भिन्नताएं होती हैं, उससे संबंधित है अनुवांशिक जैव विविधता।
ठीक है। प्रजाति विविधता किसे कहते हैं? यह किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनके प्रकारों को इंडिकेट करता है, ठीक है। और पारिस्थितिकी विविधता, यह विविधता विविध पारिस्थितिक तंत्रों में जैसे कि जंगल, घास के मैदान, समुद्री तट में जो विविधता देखने को मिलती है, भौगोलिक क्षेत्र में विविधता, ठीक है, यह आपको इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। और स्थानीय जो प्रजातियाँ होती हैं, जो प्रजातियाँ केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में पाई जाती हैं, उन्हें स्थानीय प्रजाति कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। भारत जैव विविधता संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत में नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2010 में लागू किया गया था। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है, ठीक है। दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान जो है इसे लागू किया गया था 2008 में, ठीक है। और 2014 में इसे अपडेट किया गया था, याद रखिएगा। लागू 2008 में किया गया था, तो दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत में डाइवर्सिटी एक्ट कब लागू किया गया था? भारत में डाइवर्सिटी, ठीक है, भारत में डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो लागू किया गया था भारत में, इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है आ जाएगा आपका जैव विविधता संधि जो सीबीडी है या 1992 में लागू हुआ था, ठीक है, 1992 में, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति IUCN को 1948 में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो 2003 में, और बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है यह जो है आपका 2002 का है, 2002 का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, 2, 1, 4। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों को उनकी मात्रा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें वायुमंडल में, अगर इन गैसों में अगर हम बात करें तो आर्गन आ जाएगा पहले नंबर पे, उसके बाद आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर आपका हाइड्रोजन है, उसके बाद आपका हीलियम है, ठीक है। और स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो इसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें लगभग पाई जाती है 78%। फिर आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है लगभग 21% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद इसमें आर्गन है, आर्गन लगभग 0.93% पाया जाता है, ठीक, इसकी मात्रा होती है। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन की मात्रा जो है लगभग इसमें 0.03% होती है, ठीक है, 0.03%। हाइड्रोजन की मात्रा जो है इसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है वह 0.01% होती है। और नियॉन की जो मात्रा है यह लगभग 0.0018% होती है, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी। वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में आर्गन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। आर्गन एक हल्की गैस है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर देखिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। आर्गन एक हल्की गैस है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आर्गन की अगर हम बात करें, आर्गन 39.95 ग्राम प्रति मोल की आणविक भार के साथ हवा से भारी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। समताप मंडल के बारे में देखिए, यह क्षोभ मंडल के ऊपर विस्तृत मंडल है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल के निचले भाग में 20 किलोमीटर तक तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल के ऊपर ही विस्तृत। देखिए इसकी बात है, समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे? निचले भाग में पाई जाती है। और यह सूर्य के निकलने वाली अत्यंत गर्म जो परावैंगनी विकिरण होते हैं इनको सोख लेती है। और वर्तमान में CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि रसायनों की अधिकता से इस परत का क्षरण हो रहा है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसी से संबंधित। इसमें क्या कह रहा है कि समताप मंडल के निचले भाग में 20 किलोमीटर तक तापमान में परिवर्तन होता है, बात बिल्कुल ठीक है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत पाई जाती है, बात गलत है। ये क्षोभ मंडल के ऊपर विस्तृत है। इसका सही आंसर जो है होना चाहिए ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। वायुमंडल की परतों के नीचे से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वायुमंडल जो परतें हैं इनको नीचे से ऊपर क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्षोभ मंडल आ जाएगा, उसके बाद है समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल है, ठीक है, मध्य मंडल है, उसके बाद आपका आयन मंडल है, फिर वायुमंडल है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इसका सही है। कॉस्मिक किरण देखे जा सकते हैं कहाँ पे? कॉस्मिक किरण कहाँ पे देखे जा सकते हैं? देखिए कॉस्मिक किरणें जो हैं यह आयनोस्फीयर में देखे जा सकते हैं, आयनमंडल में, ठीक है। आयनमंडल के विभिन्न परतों के संदर्भ में देखिए डी परत सबसे ऊपरी परत है, एफ परत उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश व दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश यहीं पर देखने को मिलता है, और ई परत में सभी प्रकार के रेडियो तरंगे परावर्तित होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, आयनमंडल एक महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है जो रेडियो तरंगों के प्रसार को प्रभावित करता है, और इसमें विभिन्न परतें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे डी परत सबसे ऊपरी परत है, ठीक, डी परत जो है सबसे ऊपरी परत है, डी परत सबसे ऊपरी परत है। डी परत वास्तव में आयनमंडल के सबसे निचली, डी परत ऊपरी परत नहीं है, डी परत जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, आयनमंडल की निचली परत है, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। और एफ परत जो है यह F1 और F2 में विभाजित है, आयनमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो 500 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जो अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस, जिसे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश जिसे कहा जाता है, यह जो है अरोरा, यह एफ परत में दिखाई देता है, एफ परत में दिखाई देता है क्योंकि यह जो है आयनोस्फीयर एफ परत के बजाय ई परत में दिखाई देता है, ठीक है। यह जो है ई परत में दिखाई देता है, न कि एफ परत में। और रेडियो तरंगे जो परावर्तित होती हैं एफ परत से परावर्तित होती हैं, ठीक है। तो तीनों विकल्प गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। डी परत या आयनमंडल की सबसे निचली परत है, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस या ई परत में उत्पन्न होती है, और जो रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं वह एफ परत से परावर्तित होती हैं, ठीक है। तीनों विकल्प गलत हैं। समताप मंडल में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान में के स्तर में गिरावट, तापमान स्तर बढ़ता है, विषुवत रेखा पर तापमान मंडल की ऊंचाई ध्रुवों से कम होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, ठीक है। कथन और कार्य दोनों सही, और इसकी व्याख्या करता है ऑप्शन है। समताप मंडल में विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान में स्तर में बढ़ता है, और विषुवत रेखा पर तापमान मंडल की ऊंचाई ध्रुवों से कम होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल के ऊष्मा बजट के बारे में देखिए, सूर्य द्वारा दी गई ऊर्जा का केवल 51% भाग ही पृथ्वी पर प्राप्त होता है। सूर्य से विकीर्ण ऊर्जा का 35% भाग शून्य में वापस लौट जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। वायुदाब के संदर्भ में देखिए, तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम होता है, बैरोमीटर के पठन में पहले गिरावट फिर अधिक फिर धीरे धीरे ऊपर उठना मौसम साफ होने का परिचायक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है। देखिए बैरोमीटर के पठन में पहले गिरावट फिर धीरे धीरे ऊपर उठना यह बारिश की संभावना को इंडिकेट करता है, ठीक है, न कि मौसम साफ होने को, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पवन प्रवाह सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होता है। फैरेल पवनों की दिशा परिवर्तन से संबंधित नियम इनके द्वारा दिया गया था। अस्थायी पवनों की दिशा पर पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव नहीं पड़ता है। पवन की प्रवाह गति दाब की प्रवणता पर निर्भर करती है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। देखा, अस्थायी पवन की दिशा पर पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव की व्याख्या फेरल के द्वारा किया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यापारिक पवनों के बारे में देखिए, यह भूमध्य रेखा निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब कटिबंध की ओर चलती हैं, और यह उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से लेकर के उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में चलती हैं। इन्हें पूर्वा पवन भी कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। व्यापारिक पवनें उच्च दाब कटिबंध से भूमध्य रेखी निम्न दाब कटिबंध की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक, सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित स्थानीय पवनों के बारे में देखिए, खमसीन, पुरगा, सोलेन और पुन्नत, इनमें से कौन गर्म प्रकृति की हैं यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पुरगा और पुन्नत हैं, यह दोनों गर्म पवनें हैं, पुन्ना और पुरगत, ठीक है। पुरगा पवन है जो कि रूस के टुंड्रा प्रदेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। पुरगा पवन, इसमें बताना है कौन सी पवनें गर्म पवनें, ठीक। पुरगा पवन रूस के टुंड्रा प्रदेश में चलती है, और पुन्नम परत जो है यह फ्रांस में चलती है। खमसीन ठंडी पवन है जो उत्तर मिस्र में, सोलोन स्पेन में, जिब्राल्टर में चलती है, ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। हरमट्टान पवन के बारे में देखिए, यह पूर्वी अफ्रीका में चलने वाली गर्म पवन है, इसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है बी है, दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है। हरमट्टन पवन यह पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से चलने वाली गर्म पवन है जिसे डॉक्टर पवन कहा जाता है, ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत। उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इस जेट को दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। यह केवल उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में भारत व अफ्रीका के ऊपर चलता है। यह जेट भूमध्य सागरीय जलवायु को तीव्र वर्षा हेतु प्रोत्साहित करता है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए यह जेट पवन उत्तरदायी है। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका गलत है, ठीक है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। सापेक्ष आर्द्रता के बारे में देखिए, वायु में जलवाष्प अधिक होने से सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है।
वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता घटती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, वायु के तापमान और सापेक्ष आर्द्रता में प्रतिलोमी अनुपात देखने को मिलता है। ठीक है, वायु का तापमान घटने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ता है और तापमान बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता कम होता है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। संवहनी वर्षा के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प गलत है? जब वायु गर्म होकर ऊपर उठकर फैलती है तो तापमान बढ़ जाता है। संघनन की क्रिया से मेघ बनते हैं और घनघोर वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखीय प्रदेश में देखने को मिलती है और इसमें वर्षा गरज व चमक के साथ तीव्र वर्षा होती है। कौन संवहनी वर्षा के बारे में गलत है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। जब वायु गर्म होकर ऊपर उठकर फैलती है तो तापमान बढ़ जाता है, आपका गलत है। ठीक है, जब धरातली वायु गर्म होकर के ऊपर उठती हैं तो संवहनी धारा के रूप में ऊपर फैल जाती हैं, जिससे तापमान कम हो जाता है और यह संघनित होकर के वर्षा करती है। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। तड़ित झंझा में विस्तृत व घने कपासी वर्षा मेघ का निर्माण होता है। शीतोष्ण कटिबंध इस वर्षा हेतु उपयुक्त स्थल माना जाता है। इस झंझा में हवा नीचे से ऊपर की ओर चलता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला तीसरा सही है, पहला तीसरा सही, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस एक विकल्प में संघनन की स्थिति नहीं बनेगी? जब वायु तापमान घट करके उष्मांक बिंदु तक पहुंच जाएगा, उसका आयतन परिवर्तित होता रहता है। जब वायु का आयतन उष्मा की मात्रा बढ़ाए बिना ही बढ़ जाए, जब वाष्पीकरण दर वायु में अतिरिक्त आर्द्रता मिला दिया जाए, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जब वायु का तापमान घट करके उष्मांक बिंदु तक पहुँच जाता है किंतु उसका आयतन स्थिर रहता है, तब संघनन की स्थिति बनेगी। ठीक है, सही आंसर इसका जो है ये होगा। बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी का ढाल काफ़ी तीव्र है। बृहद हिमालय की हिमनदियों ने इस हिमालय की गहरी काट की है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नाथुला और जेलेपला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नाथुला जेलेपला किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? यह दोनों हैं बृहद हिमालय में, ऑप्शन बी हो जाएगा। लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में देखिए, यह श्रेणी महान हिमालय के उत्तर व शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पूर्वी विस्तार है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है, जिसका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। पीर पंजाल, बनिहाल, शिवकिला और जेलेपला लघु या मध्य हिमालय में कौन से दर्रे स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल और बनिहाल। ठीक, पीर पंजाल और बनिहाल ये दोनों जो है लघु हिमालय में स्थित हैं, तो सही आंसर हो जाएगा। शिवालिक हिमालय के बारे में देखिए, यह हिमालय की सबसे गहरी श्रेणी है। हिमाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश से कम है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी व नवीनतम श्रेणी है, जिसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय कहा जाता है। यह पंजाब में इसे पोतवार बेसिन के दक्षिण में शुरू होकर के पूर्व में कोसी नदी तक फैली हुई है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसकी जो चौड़ाई है 50 किलोमीटर तक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिमालय की कौन सी श्रेणी पूर्व में चूरिया मुरिया के नाम से जानी जाती है? इसे जो है शिवालिक हिमालय को पूर्व में चूरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच अनेक मैदान पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, जो आपका शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं, जिनके पश्चिम और मध्य भाग में दून व पूर्व में दुआर के नाम से जाना जाता है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार वगैरह है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच अनेक मैदान है, या गलत है? इसके बीच में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत। कौन से दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है? कौन सा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ता है? आपका जो दर्रा है लुंग लाचा दर्रा है। ठीक है, लुंग लाचा दर्रा, लुंग लाचा दर्रा जो जम्मू कश्मीर को मनाली हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश को पीर पंजाल पहाड़ी में स्थित है, और बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा पहले आपका चांगला दर्रा आ जाएगा पहले नंबर पे। ठीक है, चांगला के बाद है बाड़ालाचला दूसरे नंबर पे। ठीक है, बाड़ालाचला के बाद जो है आ जाएगा आपका इमशाला, फिर आ जाएगा नीति दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1, 3, 4, 2, ऑप्शन ए, ऑप्शन 2। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी भाग में स्थित है। पटकाई बूम के उत्तर में नागा पहाड़ी स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिसमी व पटकाई बूम पहाड़ियाँ स्थित हैं।
पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। पटकाई बूम जो है यह दक्षिण में नागा श्रेणी और नागा श्रेणी के दक्षिण में कोहिमा श्रेणी स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत हैं। गारो खासी जयंतिया मेघालय की पहाड़ी के भाग है। खासी की पहाड़ी उपरोक्त दोनों पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं और इनका जो पश्चिम से पूर्व क्रम है गारो खासी जयंतिया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित को उनके लंबाई के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में रखना है। ठीक है, देखिए इसे अगर हम बात करें असम हिमालय, असम हिमालय जो है इसका जो लंबाई है 720 किलोमीटर और असम हिमालय किसके किसके बीच में है? असम हिमालय जो है यह तिस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है। दिहांग के बीच में। नेपाल हिमालय जो है यह काली और तिस्ता के बीच में है। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है और यह जो है 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पंजाब हिमालय की बात करें, पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच में है और यह जो है लंबाई इसकी 560 किलोमीटर है। ठीक है, कुमायूं हिमालय की बात करें तो यह जो है कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है और इसका जो विस्तार है लगभग 320 है, 320। तो इसके आधार पर आपको क्या करना है? रखना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 4-3-1-2। ठीक है, हिमालय को प्रादेशिक आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रादेशिक वर्गीकरण में गंगा नदी को भी आधार बनाया गया है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प। ठीक है, देखिए हिमालय की अगर हम बात करें तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और ऊपर भी हम देखें ना, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक, सही आंसर इसका सी है, दोनों विकल्प गलत है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। प्रायद्वीपीय पठार भूकंपीय दृष्टि से लगभग शांत क्षेत्र है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन भूखंडों में से एक है जो विवर्तनिक दृष्टि से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, लातूर और कोयना के भूकंप इसका जो विषय है इसका विषय जो है लार और अध्ययन की जरूरत बताता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार भूकंपीय दृष्टि से लगभग शांत है, यह गलत है। यहाँ पे भूकंप आता है, जैसे कहाँ पे आया था, जो आपका लातूर और कोयना क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप देखने को मिलते हैं, जो एक दुर्बल मंडल के जंक्शन पर स्थित है जहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा इसमें, सॉरी, पहला आपका दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग की ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है, इसका दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अरावली श्रेणी के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यह कश्मीर से लेकर के गुजरात तक फैली है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। रायसीना की पहाड़ी इसी श्रेणी का भाग है और इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरावली श्रेणी जो है यह प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर मध्य उच्च भूमि क्षेत्र है और यह गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है और कश्मीर में इसका विस्तार नहीं है। ठीक, दिल्ली के निकट रायसीन की पहाड़ी, दिल्ली के निकट जो है इसे रायसीन की पहाड़ी कहा जाता है। ये बात भी आपका सही है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर पठार के बारे में कौन सा विकल्प सही है? महानदी, सोन और स्वर्णरेखा दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। महानदी इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर पठार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और झारखंड के पलामू, हजारीबाग, संथाल, रांची जिले में विस्तृत है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए राजमहल पहाड़ी इस पठार की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें गलत पूछा है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, इन्हें जो है एक दूसरे से सम्मिलित करना है, इनको एक दूसरे से सम्मिलित करना है। हिमालय की अगर बात करें, हिमालय तेथिस सागर के अवसादी निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय का निवास तेथिस सागर से विकसित था, इसके निक्षेपण से इसका विकास हुआ है। उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़कों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, उत्तर मैदान का विस्तार। और जो प्रायद्वीपीय पठार है,
गोंडवाना भूमि का भाग है और यह अत्यंत प्राचीन संरचना का उदाहरण है। ठीक है, बाकी पश्चिमी घाट मानसूनी वर्षा को नियंत्रित करने वाली पर्वतमाला यहीं पर पाई जाती है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 2, 1, 4 ऑप्शन है 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और इसमें जीएस के 140 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं। बाकी हिंदी वाले सेक्शन को अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, इसी वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।